चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और इंसान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अगर यह है तो बदलते वक्त के साथ लोगों ने, हमने, आपने खुद को बदला भी है, अपने जीने के तरीकों को रीडिस्कवर किया है। और इन्हीं जीने के तरीकों में सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट एक है हमारी फूड हैबिट। हम क्या खाते हैं, क्योंकि हम क्या खाते हैं इसी पर मुनहसर है कि हम कैसे जीते हैं। लिहाजा इधर खास तौर से पैंडेमिक के बाद हम सब ने बड़ी शिद्दत से जरूरत महसूस की है कि हम अपने खाने की थाली पर भी ध्यान दें, और ये भी कि इसमें हमारा प्रोटीन इनटेक कितना है। तो अपने खाने का मिजाज और प्रोटीन और नरिशमेंट का रिश्ता ये समझना हमारे लिए हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। भारत 27 फरवरी को प्रोटीन डे सेलिब्रेट कर रहा है। हम में, आप में बहुत सारे लोग पहली बार ये सुन रहे होंगे कि इस तारीख को ऐसा कोई दिन मनाया जाता है क्या। अगर मनाया जाता रहा है और आपको मालूम नहीं है तो इस बार से आप मनाना शुरू इसलिए कीजिए क्योंकि प्रोटीन का महत्व जब आप अपने शरीर में समझना शुरू कर देंगे तो आपको ये लगेगा कि अभी तक हमें ये मालूम क्यों नहीं था, या इतनी शिद्दत के साथ अभी तक हम मना क्यों नहीं रहे थे। फोर्टिफाइड राइस से पोषण अभियान तक देश को प्रोटीन रिच बनाने के लिए सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए। अब हमारी बारी है फ्यूचर के फूड पर बात करने की, भविष्य का खाना। इस मौके पर हम लेकर आए हैं फूड फ्यूचरिज्म की थीम से सजा हमारा ये शो। बढ़ती जनसंख्या और उसके खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने अपनी तैयारियों को तेज किया है, और इसीलिए अब देश में फूड साइंस का इस्तेमाल कर फ्यूचर का फूड तैयार किया जा रहा है। फूड फ्यूचरिज्म का मिशन है फूड साइंस के जरिए फ्यूचर के फूड को प्रोटीन सफिशिएंट बनाना, ताकि भारत की हर थाली पोषण से, नरिशमेंट से भरी हुई हो। इसे समझने के लिए आज हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। फीडिंग द फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ फूड, इस पर होगी चर्चा। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज बेहद खास मेहमान। आज की इस थीम पर जो लोग हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं वो अपने क्षेत्र में काम करने वाले दिग्गज हैं। मसलन मिस्टर वरुण देशपांडे, गुड फूड इंस्टीट्यूट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके अलावा डॉक्टर केसी बंसल, फॉर्मर डायरेक्टर NBPGR, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, और डॉक्टर शिखा शर्मा, फाउंडर न्यूट्रीवेल। फाउंडर है एक्चुअली वो न्यूट्रीवेल हेल्थ की। और हमारे साथ इनके साथ एक दो और खास लोग जुड़ रहे हैं, उनका भी परिचय आपसे कराता हूं। इंडियन एक्ट्रेस, टीवी प्रेजेंटर और फिटनेस एंथुसियास्ट मंदिरा बेदी, और इंडियन टीवी एंकर, एक्टर और शेफ मारिया गोरेटी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनके साथ होने वाली ये जो बातचीत है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि खाने पीने के मामले में हम समझते हैं कि हम बहुत उस्ताद हैं और पीढ़ियों से हम वो खाना खाते चले आए हैं जिसने हमारी हेल्थ को संभाले रखा है। एक्चुअली कहाँ उस ट्विस्ट और ट्वीक की ज़रूरत है जो आज के वक्त की दरकार है, उनसे हम समझेंगे। लेकिन हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करें उससे पहले फूड फ्यूचरिज्म को समझने के लिए देखते हैं ये छोटा सा वीडियो। फूड सिक्योरिटी आज विश्व में किसी भी देश की तरक्की के रास्ते में मील का पत्थर है। जानकारों का मानना है कि अगर हम फूड सिक्योरिटी से आश्वस्त हैं, तो हम तरक्की के रास्ते पर हैं। इसलिए बदलते समय के साथ ये जरूरी हो गया है कि भारत एक फूड सफिशिएंट देश के तौर पर विश्व में अपनी पहचान कायम करे और फूड सिक्योरिटी हासिल करने की तरफ अपने कदम बढ़ाए। इसी बात पर जोर देने के लिए 27 फरवरी को प्रोटीन डे सेलिब्रेट करने का फैसला लिया गया है, जिसमें फूड फ्यूचरिज्म के जरिए राइट टू प्रोटीन पर जोर दिया जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या और उसके खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए अब देश में फूड साइंस का इस्तेमाल कर फ्यूचर का फूड तैयार किया जा रहा है। फूड फ्यूचरिज्म का मिशन है फूड साइंस के जरिए फ्यूचर के फूड को प्रोटीन सफिशिएंट बनाना, ताकि भारत की हर थाली नरिशमेंट से भरी हो। तो सबसे पहले अब बातचीत शुरू करते हुए पैनल की चर्चा की शुरुआत हम वरुण देशपांडे जी से करते हैं।
बेहद आसान भाषा में अगर हमें समझना हो कि फूड साइंस क्या है सर, तो हम कैसे समझेंगे? Thank you so much for the question. If I had to answer this question in very simple language, I would say food science is the utilization of sciences like biochemistry, understanding ingredients, understanding food formulation, मतलब हमारे खाने में क्या जाता है, to make better foods that are more nourishing, that are better for the planet, better for planetary health, for environment, etc., and which can help us lead a better life. And I think this is a very exciting area. We at the Good Food Institute India are working in this as a non-profit organization, but there are plenty of fantastic thought leaders and authorities like Dr. Sharma, Professor Bansal, etc., who are working in this space. I'm very glad to be here on the occasion of leading up to National Protein Day to have this conversation. ग्रेट। तो अगर इसकी हिंदी में आप तर्जुमानी चाहते हैं तो मैं आपके लिए ये कर दूं कि अभी जो देशपांडे साहब ने बताया वो ये कि ये बहुत सारे साइंसेस का अमलगमेशन है, बहुत सारे विज्ञान को जब आप मिलाते हैं तब फिर फूड साइंस को आप समझ सकते हैं। और अगर ये इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लेक्स है, तो क्या आज तक हम दिमाग लगाते रहे हैं कि हम खा क्या रहे हैं, हमारी थाली में क्या है, हमको क्या खाने से बचना चाहिए और हमें क्या खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो उसकी मिकदार क्या हो, क्वांटिटी क्या हो, कितना खाना चाहिए? डॉक्टर केसी बंसल, आपके पास मैं आ रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि फूड फ्यूचरिज्म में ख़ास तौर से विज्ञान का, प्लांट के वो उन चीज़ों के जो हम खा रहे हैं उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर को समझना, उसमें जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करना, इसका कितना बड़ा रोल रहा है? ऐसा है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने शुरू में बात की कि हर तरफ बदलाव हो रहा है, उसी तरह से जो हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी फूड प्रोड्यूस करें, वहाँ भी आप टेक्नोलॉजी का बदलाव आजकल देख पा रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की, जबकि हम प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी ट्रेडिशनल अप्रोचेस यूज करते आए हैं, जिसको हम सिस्टमेटिक प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे गुण, ऐसे तत्व, ऐसे मिनरल्स अगर हमें हमारे आज के फूड में उनको अगर हमें ऐड करना है, तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, जो कि पिछले 30 साल से दुनिया भर में प्रचलित है। और उसके चलते हुए बहुत सी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स वर्ल्ड में अबाउट 20 of them have been commercialized in different countries including India, which is of course not a food crop, which is only BT cotton, but nevertheless BT cotton oil जो है वो फिर भी हमारे वेजिटेबल ऑयल में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मैं ये एक क्लियर करना चाहता हूँ कि जबकि ट्रेडिशनल तरीकों से जो हम लोग फूड की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं वो एक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ बदलाव भी चाहिए और नए टेक्नोलॉजीज हैं जो डेवलप हो रहे हैं, जैसे जीनोम एडिटिंग भी एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको भी हम इस्तेमाल करके क्वालिटी बढ़ा पा रहे हैं फूड्स की। तो ये सुनने में, क्योंकि कई चीज़ों के साथ, कई टर्म्स के साथ कुछ कोनोटेशंस जुड़ जाते हैं, और हमारे समाज में एक रवायत भी रही है कि अगर कौवा कान लेकर उड़ गया कोई कहे तो हम कान को हाथ लगाने के बजाय कौवे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो अभी बंसल साहब ने यह भी क्लियर करने की कोशिश की कि जेनेटिक तरीके से जब किसी स्पीशीज़ को हम इम्प्रूव करते हैं तो हम उसके पीछे पूरा वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उसमें क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं, वो ध्यान में रखते हुए उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। लिहाजा सिर्फ कही सुनी पे कई चीज़ें और कई कॉनोटेशंस के साथ साथ नहीं चल देना चाहिए। डॉक्टर शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे खास तौर से हम ये जानना चाहते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट, एक्चुअली ये सब जगह अब बात की जा रही है। मैम, एक तो ये कितनी जगहों पर आप अवेयरनेस देखती हैं कि प्रोटीन जो है वो बहुत एसेंशियल है, क्योंकि हम जनरली अपनी थाली में दिमाग लगाते नहीं हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि बड़े बड़े समृद्ध लोग, वेल ऑफ लोग भी खाने में बहुत ज़्यादा दिमाग अप्लाई नहीं करते हैं, जो आता है सामने खा लेते हैं। कितनी अवेयरनेस बढ़ी है प्रोटीन को लेकर, लोगों की समझ कितनी बढ़ी? वैसे तो ओवर द इयर्स प्रोटीन के तरफ लोगों की अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और क्योंकि काफ़ी सारे कैंपेन्स रन हुए हैं कि प्रोटीन रिच डाइट खानी चाहिए, और ख़ासकर महिलाओं के लिए तो कहा ही गया है कि भाई उनकी डाइट में डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की, क्योंकि वो खाती नहीं है। और आपको पता है कि हमारे समाज में अगर घर में जैसे दूध आता है, दही आता है, तो वो नॉर्मली महिलाएं नहीं खाती हैं। वो सोचती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें मिले, और ख़ासकर जो मेल चाइल्ड है उससे पहले मिले। और महिलाएं, घर की जो माएँ होती हैं,
वो बहुत ही डेफिशिएंट हर तरीके से, चाहे वो प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, बहुत ही डेफिशिएंट डाइट वो खाती हैं। तो ये तो एक इंडिया का और बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक रियलिटी है कि जेंडर में भी प्रोटीन डेफिशिएंसी है। मतलब यहाँ पे भी एक जेंडर का अपना एक आप देखते हैं कि जेंडर में भी प्रोटीन डेफिशिएंसी है। मगर अगर हम आम तौर पे ये देखें कि क्या प्रोटीन पर्याप्त रूप में लेने में, क्या वो सिर्फ, जैसे बहुत लोग सवाल पूछते हैं क्या हम नॉन वेजिटेरियन बने कि तभी हमें प्रोटीन पर्याप्त रूप में मिले, तो ये भी एक गलत धारणा है, क्योंकि वेजिटेरियंस को पर्याप्त रूप में प्रोटीन अपने ही खाने पीने से बहुत अच्छी तरह से मिल सकता है और बहुत ही सस्ते और बजट में मिल सकता है, जिसके लिए आपको बहुत महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जिसके बारे में और चर्चा भी हम करेंगे। तो प्रोटीन के बारे में एक ऑब्जर्वेशन ये कि हमारे समाज में अक्सर हम जो देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन जेंडर बेसिस पे जो होता है वो घरों में भी होता है कि जो पोषक खाद्य है वो पहले अगर मेल मेंबर्स के लिए पूरा पड़ गया तो फिर फीमेल मेंबर्स की बारी आती है और उसमें भी कितना वो खा पाती हैं कितना नहीं, क्योंकि धारणा पहले मजबूत होना ज़रूरी है, जानकारी होनी ज़रूरी है। और इसमें ये देखने को मिल रहा है कि महिलाएं ख़ास तौर से मैल न्यूट्रिस्ट रह जाती हैं और उसमें भी प्रोटीन का इंटेक विशेष तौर से कम रहता है और इसकी वजह से तमाम दुश्वारियां होती हैं। और अब मंदिरा बेदी, मंदिरा, क्या आप मानती हैं कि जो नए तरह का प्रोटीन फूड जैसे मॉक मीट या सोया प्रोटीन आ रहे हैं ये प्रोटीन की ज़रूरत पूरा करते हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, मैं एक फ़िटनेस एंथुसियास्ट हूँ और मुझे कम से कम 20 से 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए दिन में। और पहले क्या होता था कि मेरे लिए सिर्फ अंडे होते थे या फिर पनीर, ऐसे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन थे, लेकिन अब मॉक मीट के साथ और ऐसे ही सोय प्रोटीन जो है, इससे मेरे पास चॉइस है और मेरी प्रोटीन की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं, क्योंकि ये गुड क्वालिटी प्रोटीन होता है। एंड फॉर समवन हु इज़ अ फिटनेस एंथुसियास्ट लाइक मी, आई नीड enough protein to choose from and good quality protein. राइट। और अब इस जवाब के पूरा होने के बाद मुझे ये भी हिंट मिल रहा है कि मंदिरा जी केसी बंसल साहब से कुछ पूछना चाह रही हैं। प्लीज़ मंदिरा जी। मैं बल्कि ये जानना चाहती हूँ कि ये फूड साइंस या फूड फ्यूचरिज्म से फूड सिक्योरिटी बढ़ती कैसे? हाउ डज फूड साइंस एंड फूड फ्यूचरिज्म हेल्प अचीव फूड सिक्योरिटी? That's a very good question, Mandira ji. First of all, good afternoon to you, and it's a pleasure talking to you. See, ऐसा है, फूड सिक्योरिटी के साथ आपने ये बहुत अहम क्वेश्चन पूछा है that we must also be concerned about increasing the food quality and particularly, let's say, the quantity and quality of the proteins we eat. See, in our country, we have major source of protein as pulses, दाल जिसको हम कहते हैं, जैसे चने की दाल है, अरहर की दाल है, पिजन पी, चिक पी, ज़्यादातर ये हम कंज्यूम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी प्रोटीन क्वांटिटी तो अच्छी है, क्वालिटी भी उनमें अच्छी है, लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन है कि जिससे अगर हम फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं दालें भी, जबकि इंडिया सबसे बड़ा दुनिया में प्रोडक्शन सेंटर है और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी इंडिया में होती है। तो इसलिए जो मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि उसमें एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। वो इसलिए क्योंकि हमारी बहुत सी हम सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कम है और बहुत सी हमारी जो पल्स क्रॉप्स हैं, चिकपी है, पिजन पी पर्टिकुलरली, एक कीड़े से प्रभावित होती हैं बुरी तरह से, जिसको हम पोड बोरर कहते हैं, जिसमें सीड है पोड, उसी को वो खा जाता है। तो उससे बचाने के लिए हमें एक ये टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं और हम ये गवर्नमेंट से भी अपेक्षा रखते हैं और उनसे भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी अपने इंडिया में लाने का हमें एक मौका मिले, सभी साइंटिस्ट को जो इस एरिया में काम कर रहे हैं। तो idea is therefore to use these technologies to protect them from some of these devastating pathogens and pests where there is a possibility, and however also it is more important to have this possibility through genetic modification, because वो traditional methods के द्वारा अब उसको हम हासिल नहीं कर पाते। तो इसलिए it's a wonderful point you raised that we must try to not only therefore increase the quantity of production but also the quality, and जब प्रभावित नहीं होती है इन कीड़ों से या इन पेस्ट एंड पैथोजन से, तो उसकी क्वालिटी भी फिर अपने आप एक अच्छी होती है। प्रोटीन मात्रा उसमें वो जो होनी चाहिए जितनी 30 to 35 to 40% जैसे होती है, वो उसमें उतनी रहती है, वो हमें
सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ भी फ्रॉम फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ले जा सकती है। हमारी अब इतनी सारी बातें हो रही हैं प्रोटीन को लेकर, क्या सोर्स होना चाहिए, क्या ऑप्ट किया जा सकता है, कन्वेंशनल क्या है, फ्यूचर क्या है। आपको जनरली जब प्रोटीन लेना होता है तो आप का सोर्स क्या होता है? Okay, because like I said, because I come from a non-vegetarian family, my source of protein normally is fish and eggs and meat. That's what I eat. But I also eat broccoli. I also have soy. I also have pulses, which is a great form of protein. Basically, every time I cook a meal, I'm very conscious about the fact that there needs to be enough of protein. Every time I cook a meal at home, I'm very conscious of the fact that there has to be a good amount of protein on the table. When I was in chef school, I was taught that a meal needed to have about 120 grams of protein on the table at a meal for it to be of sustenance to the body. And whether it is in the form of lentils, whether in the form of vegetables that are high in protein, or whether it is in the form of eggs and meats and fish, my go-to for any meal would be a very, very good proportion of carbs, of vegetables, and protein, which for me at this point of time, yes, comes from meat and fish. और अब केसी बंसल साहब के पास मैं वापस लौटता हूं। केसी बंसल सर, अभी चर्चा हो रही थी कि हम क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी पर ध्यान दें, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड पर भी आपने बात की। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आगे जाकर ये फूड सिक्योरिटी के लिहाज से क्या हमको सेल्फ सफिशिएंट और पावरफुल बनाने वाला है? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बदलाव के साथ साथ ये टेक्नोलॉजीज भी बदल रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरानी टेक्नोलॉजी को भूल जाएं। जैसे with regard to genetic modification, I must make it clear कि we have the traditional methods of crop improvement, but in the meanwhile हमारे challenges climate change को लेकर या shrinking land resources को, water resources को लेकर बहुत कम हो गए हैं वो resources। तो इसलिए हमें जो नई टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो गया है। और पर्टिकुलरली उन ट्रेड्स के लिए, उन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को ऐड करने के लिए जो कि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी द्वारा हम उसको हासिल नहीं कर पाते। लेकिन मैं दो चीज यहाँ कह देना चाहता हूँ। एक तो हमें एक चॉइस है आपके पास कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाना चाहें या नहीं खाना चाहें। तो अपने यहाँ इंडिया में एक फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो इन बातों को सेफ्टी के हिसाब से बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पिछले 30 साल से 1996 में ये प्रोडक्ट पहले कमर्शलाइज हुई थी, और पिछले 30 साल से अबाउट 29 to 30 कंट्रीज में, और इवन अबाउट 70 कंट्री जो इंपोर्ट भी करते हैं, जो अपना प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खाने में। So there should not be any problem really speaking at all. But however, yes, somebody has their own kind of choice. So if the choice is there, one can say I will not eat it. But with regard to safety, no question at all. They're also very safe, or as safe as conventional bread crop जो हम डेली दिन रात खाते आए। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बंसल साहब, और दो महत्वपूर्ण बातें ये असल में अगर कोई नोट कर रहा होगा तो ये नोट कर लेने लायक बातें आपने कही हैं। एक तो ये कि कार्बोहाइड्रेट्स एसेंशियली हमारे खाने का एक बड़ा हिस्सा अभी तक बनाते रहे हैं। रोटी और चावल पर फोकस हमारा थाली में सबसे ज़्यादा होता है, और अगर रोटी और चावल को किसी तरीके से हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर बना सकें, जो आपने कहा चावल के सिलसिले में, गोल्डन राइस के सिलसिले में हो रहा है, तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी। इसी तरीके से दूसरे न्यूट्रिएंट्स को भी अगर उसमें डाला जा सके तो जाहिर है, क्योंकि हमारी आदतें अभी बदलने में वक्त लगेगा। हमारे खाने का जो पैटर्न है वो अभी थाली इसी तरीके से डिज़ाइन होती रही है हमारी। देशपांडे साहब से ज़रूर मैं समझना चाहता हूँ कि फूड साइंसेस का फूड सर्विस और फूड प्रोडक्शन पर क्या असर होगा सर? आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो आपने जो बात बताई है कि विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग मोर प्रोटीन इन आवर डाइट, it is possible to do this through the use of food science in staple foods also, right? So foods that we are already eating like rice, roti, etc. can be, whether we use GMO or genetically modified techniques or not, it can be food fortification, GMO, whatever. We can get more protein into our diet that way. Other new exciting categories of food like what we work on, which is plant-based meat and other different types of products that are coming up,
can also come into the market. They use food science, they use conventional breeding techniques, and they really, I think, provide an option to consumers. जो कि if they want to eat meat, eggs, or dairy, this is an opportunity for them to try something different in restaurants, direct to consumer, retail, lots of different environments. The use of food science is enabling the creation of these new products, which is really, really exciting. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, अभी तक ये होता रहा कि खाना किस तरह का है उसके हिसाब से आपको अपनी जहनियत बदलनी है। अब हमारी जहनियत कैसी है इसको देखते हुए, हमारे सोसाइटी में किस तरीके के नॉर्म्स हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, उसको देखते हुए फूड डिज़ाइन किया जा रहा है। शिखा जी, आपके पास आता हूँ इस बात को लेकर, फूड कल्चर वक्त के साथ कितना इवॉल्व हुआ है, कितना उन्नत हुआ है? देखिए, अगर आप भारत का इतिहास उठाएं, भारत में आयुर्वेद एक्चुअली सिर्फ दवाइयों से जुड़ा हुआ नहीं था। आयुर्वेद में एक बहुत जो महत्वपूर्ण जो एक इम्पॉर्टेंट पीस है वो है न्यूट्रिशन का, जिसको वैदिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और उसमें इतनी डिटेल में स्टडी हुई थी कि कैमल मिल्क और काउज मिल्क और बफलोज मिल्क पे आपके मस्तिष्क पे क्या असर पड़ेगा, यानी कि अगर आप काउज मिल्क पी रहे हैं उसका आपके मस्तिष्क पे क्या असर पड़ेगा और कैमल्स मिल्क का क्या पड़ेगा, इतनी डिटेल में स्टडी हुई थी। और तो कहने की बात है कि जो हम फूड खाते हैं उसके मैक्सिमम जो लॉस होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स का, वो प्रोसेसिंग से होता है। तो अगर मैं एक देखूं कि भाई मेरे एक्शन का जो रिस्पॉन्स है वो कितना गुना होगा, तो अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी की, तो सबसे बड़ा जो रिजल्ट आएगा वो फूड प्रोसेसिंग और फूड स्टोरेज से आएगा। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो इज कि ऑलमोस्ट 60% खाना जो फूड है, जो सब्जियां हैं, वो वेस्ट हो जाती हैं क्योंकि वो बड़ी बड़ी रेलवे स्टेशन पे ख़राब हो जाती हैं, जहां वो स्टोरेज होना चाहिए, स्टोरेज की जगहें नहीं हैं। और कई बार जैसे पिक्चर्स हमने देखी हैं, फोटोग्राफ्स देखी हैं कि इतना टन मन अनाज जो है वो कीड़ों ने खा लिया, चूहों ने खा लिया, क्योंकि स्टोरेज की प्लेस नहीं है। तो अगर हमें फूड सिक्योरिटी की बात करनी है तो हमें फूड प्रोसेसिंग और फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज पे सबसे ज़्यादा असर फूड सिक्योरिटी पे आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% वेस्टेज वहाँ हो रहा है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फूड एजुकेशन है उस पर भी ध्यान दिया जाए। तो मंदिरा, ये फूड फ्यूचरिज्म, फूड कल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ये तमाम बातें और इन्फॉर्मेशन जो हैं, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए आप एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, आप एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं, क्योंकि आप सेलिब्रिटी भी हैं, फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं। किस तरीके से ये काम किया जाएगा? देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मुझे प्रोटीन लेने का बहुत शौक़ है और मुझे प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मॉक मीट और सोय प्रोटीन ये मैन मेड हैं, एंड दिस इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ फूड साइंस, आउट ऑफ फूड फ्यूचरिज्म ओनली। सो दैट्स ऑन द वन साइड। दूसरी तरफ ऐसे बीज भी आए हैं which require less water, which are sustainable farming. सो आई थिंक ये सब जो नए एवेन्यूज़ खुले हमारे लिए, दिस लीड्स टू फूड सिक्योरिटी फॉर द पीपल। आई मीन व्हाट पीपल लाइक अस कैन डू इज़ ओनली प्रमोट इट एंड से दैट आई कंज्यूम इट, व्हाई डोंट यू ट्राई इट। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि, और मैं ये वाकई मैं मॉक मीट खाती हूँ, मैं सोय लेती हूँ फॉर माई सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब फूड फ्यूचरिज्म और फूड साइंस से वीगन एग्स भी आए हैं। So it's amazing what is being researched and what is being created. So we are not only dependent on farming, which is great. Maria, another important aspect, since you are a fitness expert yourself, you are a chef yourself, I would like to know what is the role of science in food security and protein sufficiency? So protein sufficiency has always been a very debatable issue in India because as a country, we are, I would say, mostly vegetarian. Today, of course, with protein being the talk of the town, when there are different kinds of ways of eating. You have vegetarianism, you also have veganism, you have fruitism, and of course you have the non-vegetarians, which are people like me. So in fact, I would assume that when I eat what I eat, I have sufficient protein.
But sometimes that may not always be the truth. So I think the role of food science here would be to see that there is less wastage, there is actually enough of nutrients in the food that we are consuming, and of course there is sustenance as far as the farmers are concerned. I also feel that in a country like India, where most of the people don't get one proper square meal a day, I think with the advent of food science in a big way, I think the way forward is to see that everybody gets that one square meal that is actually nutrient heavy and what they need for a proper day's work. Considering the fact that we actually are a nation that produces so much of grain in our country, it's actually quite sad to know that so many people go to sleep without one proper square meal. So I'm hoping that, you know, with the advent of food science, you know, a plate of good food finds its way to the people who don't get that. इसी बात को आगे बढ़ाते हुए केसी बंसल साहब के पास चलता हूं कि फूड साइंसेस के जरिए जो बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अपनाने में हमारी जानकारी वेदर ये कंप्लीट है या अधूरी है, इसका कितना अहम रोल है? That's a good question again. बहुत बड़ा रोल है. You know, awareness और knowledge, you know, distribution के बारे में, transmission of the knowledge is very important, you know, with regard to foods, because we must know कि कौन से फूड खाने से, फॉर एग्जाम्पल, यू नो, डायबिटिक हो सकती है ज्यादा खाने से, या जैसे मैडम शिखा ने बात की, यू नो, बहुत अच्छी बात की कि पेस्टिसाइड्स हमारे फूड में कितना हो सकता है, यू नो, और जबकि पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस के लिए तरह तरह की सब जगह अपने यहाँ हिंदुस्तान में लैब्स हैं, बट वो तो सिर्फ इतना बताएंगे कि इसमें पेस्टिसाइड है और कितना है या नहीं है, लेकिन यू नो उससे भी हमें बचना होगा. और उसके लिए भी मुझे क्षमा कीजिए, मैं दोबारा से जीएम टेक्नोलॉजी की तरफ रुक कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं दोबारा से अगर यू नो पीजीएनपी चना और अरहर की अगर मैं बात करूं, उसमें बहुत अधिक मात्रा में यू नो उस कीड़े को, जो पोर्ट बर्ड की मैं बात कर रहा था, उसके लिए यू नो पेस्टिसाइड हमें यूज करना पड़ता है. और ये जो मैं इस मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, उसमें ऐसी रेजिस्टेंट वेराइटीज डेवलप हो रही हैं कि जिससे उस पेस्टिसाइड का यूज बहुत मिनिमल हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, यू नो. तो नॉट ओनली दिस, ऑल्सो एजुकेशन किसकी होनी चाहिए? एजुकेशन एक अच्छे खाने क्वालिटी के साथ साथ एक क्लीन एनवायरनमेंट की भी हमें एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज हम ये पेस्टिसाइड एग्रोकेमिकल्स यूज करते हैं टू प्रोड्यूस मोर, एक्चुअली हमारा फोकस हमेशा प्रोडक्ट को बढ़ाने में रहता है, विच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट यू नो पॉपुलेटेड नेशंस इन द वर्ल्ड. हम लोग 1.7 बिलियन हो जाएंगे अनदर यू नो अबाउट 10-15 years. So therefore, we have to worry about production, but also the quality is important, not only of the food, you know, through the food, also of the environment. You know, so I think this awareness, we must have some programs of communication, you know, to the children and particularly the you know women who are mostly anemic at times, you know, particularly pregnant women as well. कि उनको हम, जबकि बहुत अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे देश में, यू नो एज यू नो, तो उनको लेकिन अवेयरनेस उनके थ्रू, उनको बच्चों के थ्रू पूरे एजुकेशन का एक मिशन मोड प्रोग्राम हमारे देश में क्वालिटी को लेकर, क्योंकि मॉल नरिश के हिसाब से, मॉल नरिश बच्चों के हिसाब से हम लोग एक यू नो देश हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ children who are you know undernourished under 5 years of age are maximum you know somewhere in this part of the world, you know 35 to 40%, you know. So therefore awareness can certainly you know add value to the kind of the quality of food we eat, and it's very important factor. अवेयरनेस, जागरूकता बहुत ज़्यादा अहम. अब इसको लेकर वरुण देशपांडे जी के पास मैं चलना चाहता हूं कि सस्टेनेबल फूड चॉइसेस, क्योंकि ठीक है कुछ दिनों के लिए कुछ आदतें आपने डालनी या कुछ दिनों के लिए आपने अपने दैनिक खाने की आदतों में कुछ चीज़ों को जोड़ लिया, लेकिन इसको सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ाया जा सके इन चॉइसेस के हिसाब से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को अगर आप जोड़कर देखते हैं तो दोनों को कहाँ पाते हैं, क्या रोल देखते हैं आप इसका? Food choices vis-a-vis nutrition security. It's a great question. I think ultimately, if we have to enable really good food choices by the entire population, so फिर खास करके two main factors come into play here, right? I think it's a matter of taste and price, because I think if people are able to actually eat foods that taste the way they want at the price that they want, then they might make the right choices which are sustainable, nutritious, healthy, etc. And I think this is where we as a community, we as
industry, government, and consumers need to all come together and utilize food science to enable the creation of these foods that taste very good and are available at the right price and are sustainable. अगर हम ये नहीं करेंगे तो it will not be possible for consumers to actually bring these food choices into their daily life. एक बार खा के they might not try it again because it's too expensive or it doesn't taste the right way, right? So I think Dr. Sharma, Professor Bansal would agree that I think you cannot, you can lead a horse to the water, but if you want them to drink it multiple times, it has to taste good, right? I think that's basically what we're saying here. So I think the use of food science is something that is showing a lot of promise. यहाँ पे कि at least in our space of plant-based meats, these next generation products are in fact going far beyond the previous generation of soya nuggets, right? They're providing the taste of a chicken or the taste of a mutton, where the idea is कि अगर कोई, if any consumer is feeling guilt around their food choices, but they want to get that protein in their diet, this should be an opportunity for them to access that protein at the right taste and the right price. I think this is where it comes in. We have to be very practical about how we bring food out into the market and give them to people at large scale. And one last point I will make is that government has a major role to play in this. If you look at, for instance, the midday meals program and any other fantastic nutrition security programs that are implemented by the government, these newer foods can be implemented or integrated into those programs rather, that can then provide nutrition security at scale using food science. I think this will give a huge boost to this new industry and offer consumers choices as well as access through these nutrition security programs. That's what we're trying to focus on. तो भविष्य की चुनौतियां क्या हैं इंसान के सामने? खाने से कैसे उन चुनौतियों का सामना बेहतर किया जा सकता है? इन हैबिट्स को इनकलकेट करने के हिसाब से शिखा जी, किन चीज़ों की शुरुआत आज हम कर सकते हैं भविष्य को ध्यान में रखते हुए? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले जैसे कि हमने देखा है कि कोविड के समय में हम सब अपने आयुर्वेद और जो पारंपरिक तरीके हैं उनको हमने अपनाया और इंडिया डिड वेरी वेल बिकॉज ऑफ इट। सो फर्स्ट थिंग इज, एक हमें अपने फैमिली में एक इंटेंशन कर देना चाहिए कि कोई भी जो इस तरह की फास्ट फूड या जंक फूड है वो स्टोर ना किया जाए, क्योंकि जो चीज़ सामने पड़े ही रहेगी उसको हम ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट कहते हैं। जब बहुत सी ऐसे फ्राइड चिप्स और ये सारे घर में पड़े रहेंगे तो खाए जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि अपने जो कबर्ड और अपने रेफ्रिजरेटर में कोशिश करें कि 80% हेल्दी फूड रहे, जैसे कि सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी का भी फ्रिज दिखाएं तो मैं आपको बता सकती हूँ उनके घर में क्या बीमारियां हैं, क्योंकि फ्रिज से आपको पता चल जाता है कि लोग क्या खा रहे हैं रोज अपने डे टू डे लाइफ में। सेकेंड चीज़ है कि हमें जो मोटा अनाज है उसकी रेसिपीज़ पे, जैसे टेस्ट के बारे में कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो मोटा अनाज है उसकी रेसिपीज़ पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। जैसे जब हमें याद है कि जब हम छोटे थे तो उस टाइम सिर्फ वाइट ब्रेड मिलती थी मार्केट में, धीरे धीरे करके ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड भी मिलनी शुरू होगी बिकॉज कंज्यूमर से डिमांड आई। तो इसी तरीके से जो मोटे अनाज जिसको होल व्हीट, होल ग्रेन एंड जिसको मल्टीग्रेन कहते हैं, मल्टीग्रेन चीज़ें हैं, या जैसे पारंपरिक है, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, उसको न्यू शेप एंड फॉर्म में भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसको एक ही शेप एंड फॉर्म में खाया जाए। तो मतलब मोटा अनाज की नई रेसिपीज़। तीसरी चीज़ है कि हमें कोशिश करनी है कि जो फूड एजुकेशन है वो हमारे स्कूलों के करिकुलम में आए, क्योंकि शुरुआत फंडामेंटल जो टेस्ट, स्वाद और इन सब की हैबिट्स की पड़ती है वो स्कूल में पढ़ती हैं एंड चिल्ड्रन आर वेरी रिसेप्टिव इन स्कूल। तो अच्छी फूड हैबिट्स अब हमारे एक करिकुलम का पार्ट बने। फाइनली आई वुड से घर में 5 चीज़ें ज़रूर रखिए। आंवला ज़रूर रखिए, क्योंकि आंवला विटामिन सी का एक सस्ता टिकाऊ तरीका है। प्रोटीन के लिए जैसे मूंगफली है, काला चना है, और दालें अलग अलग प्रकार से बनाने की, चाहे वो अंकुरित हैं, चाहे वो उसकी चाट के फॉर्म में बनानी है, चाहे उसकी रेसिपीज़ बनानी है, दालें ज़रूर रखें। तीसरी चीज़ है जो हमारे घरों में किचन में हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं, जैसे अदरक है लिवर के लिए, जैसे सिनेमन दालचीनी है डायबिटीज़ के लिए, जैसे कड़ी पत्ता है कोलेस्ट्रॉल के लिए, टर्मरिक जो कि कोविड के समय में बहुत रिकमेंड किया गया था। तो इन सब के बारे में जानें कि ये आपको कैसे बेनिफिट करता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको दवाइयाँ ही खानी है। एंड फाइनली आई वुड से कि रोटी और चावल के आगे सोचिए, कितने सारे और अनाज हैं, लेंटिल्स है, और डिफरेंट टाइप की पल्सेस हैं, जो मिलेट्स हैं जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, इन सब को भी अपने किचन में शामिल करें। एंड फाइनली आई वुड से कि इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ओवरनाइट नहीं होगा। सो हैव पेशेंस एंड हैव कमिटमेंट कि हमें ये चेंज अपनी फैमिली में लाना है।
तो आपकी बातों से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जब आपने सिनेमन की, दालचीनी की बात की, अदरक की बात की और इस तरीके की तमाम वो हर्ब्स और चीज़ें जो हमारे किचन में होती हैं, आपने ये भी कहा कि फ्रिज को ये देखना चाहिए कि वो पौष्टिक चीज़ों से भरा हुआ हो। मुझे लगता है कि आपने वेदा का भी जिक्र किया कि हमारे वैदिक काल में इस बात का बहुत गहराई से अध्ययन किया गया था कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है। तो हमको अपनी बहुत सारी परंपरागत आदतों को बचा कर रखना है और फ्यूचरिस्टिक कई चीज़ों को अडॉप्ट करना है और इसमें राइट बैलेंस कहीं स्ट्राइक करना है। कहीं ऐसा ना हो कि बदलने के चक्कर में हम वो भी छोड़ दें जो हमारे लिए अच्छा रहा है आज तक, और कहीं ऐसा ना हो कि उसमें अपनाए रखने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें हम ढोते चले जाएं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। अब मैं वरुण देशपांडे जी के पास चलना चाहता हूँ कि चेंजिंग ईटिंग हैबिट्स का लोगों की वेलबींग पर असर कितना पड़ रहा है? असर तो काफी पड़ रहा है because I think the new generation of consumers is very aware of some of these things related to, for example, protein consumption, but also, of course, diet diversity, eating fruits and veg, getting micronutrients in, all of the things that Dr. Sharma just mentioned, right? I'll focus on protein consumption because that's what we do. I think there is a clear interest in more protein consumption, more curiosity कि मतलब कैसे, how can I get more protein into my diet, perhaps if I'm vegetarian, non-vegetarian, flexitarian. Now there are so many different types of diets with which people identify. And what we are seeing is that, you know, ourselves as a non-profit, but also the companies with whom we work, when we do consumer research, काफी interest है in the concept of getting more protein in your diet, and that's having a major impact on wellness, on fitness, etc. So these industries are building up in a big way, which is a good thing because I think it can only be good for the overall nutritional status of our population. I think as Professor Bansal was saying, as you yourself were saying earlier, malnutrition at all levels of society is a major challenge for us. We talk about, our population, हमारी आबादी की average age is very young, and that can be an advantage for us, our demographic dividend, but it is also a major responsibility to ensure that we have high nutritional status, great diet diversity, and nutrition and intake of things like protein essential to making that happen, right? And it becomes very complex where we're talking about our heritage, our cultural values, how to mix those with future foods, etc. And I think this is a major opportunity for us to inbuild food science into this concept of having a better nutritional intake. So I think that I'm glad that we are having this conversation, even though I'm contributing only in English. डॉक्टर बंसल के पास मैं लौटना चाहता हूं। सर, क्या फूड फ्यूचरिज्म हमारे फूड सिस्टम को ग्रेजुअली और ट्रांसपेरेंट भी बना रहा है? Yes, I think it is very good for us through this educational awareness, right? Even from the school level, to the educated and adults, it's very, very important. And the message which I would like to add here is this again, that while we have all these kind of diversified food available in India, in fact, जो availability, diversified food की हमारे इंडिया में बाकी शायद किसी और देश में आपको नहीं मिलेंगी, तो थाली कलर है, तो उसके लिए एक बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है, जिसमें और पर्टिकुलरली मेरा कहना ये होगा कि प्रोसेस्ड फूड की रादर क्वांटिटी कम से कम हो, और जो मोटा अनाज की हम जैसे बात कर रहे हैं, जो फ्रेशली कुक्ड फूड है, उस हिसाब से it's very important that we learn more about it, and we should try to practice it as much as possible, because very important finally to have a healthy nation. Actually speaking, only a healthy nation can give us more, a healthy mind to think, prosperous for the better India, as we normally talk about it. And I think, yes, I agree with you that transparency at every level कि हम क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, और कितना actually बायोअवेलेबिलिटी पर भी हमें ध्यान देना होगा. ये भी एक फूड साइंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो हमने खा लिया, क्या हमारे सिस्टम को कितना परसेंट उसका अवेलेबल हुआ, जिससे हमें पूरी एनर्जी मिल पाई कि नहीं मिल पाई. सो बहुत तत्व होते हैं, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, जो हमें we should get rid of those, actually speaking, using any kind of technology, whatever we talk about it. And again, genetic modification is playing a big role there. Therefore, I'm mentioning that here again. And so, yes, it's important. And ultimately, the goal should be to be the most healthy nation among also the world, and apart from being most populated. And we have a lot of diversity. Our indigenous farmers, producers, they are there. जो कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट तक नहीं आ पाती हैं, उसको भी हमें एक्चुअली मार्केट तक लेके आना होगा, उनकी मार्केटिंग बढ़ानी होगी. So that's also very important.
अब मैं डॉक्टर शिखा के पास एक चीज़ समझने के लिए आता हूँ। डॉक्टर शिखा, अमूमन जब हम किसी से सुन लेते हैं कि हमारे लिए प्रोटीन बड़ा अच्छा है, हम 3-4 दिन प्रोटीन के पीछे पड़ जाते हैं। हमको सुनने को मिलता है कि विटामिन ए से हमारी आंखें अच्छी रहेंगी, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं और कुछ दिनों बाद वो फेड कर जाता है धीरे धीरे। कैसे ये राइट बैलेंस स्ट्राइक किया जाए खाने में और फिर कैसे इसको सस्टेनेबल बनाया जाए? जहाँ तक हम बैलेंस की बात करते हैं तो बैलेंस में हमें डिफरेंट ग्रुप्स पे ध्यान देना चाहिए। एक बहुत सिंपल थंब रूल है रेनबो कलर। जैसे रेनबो के अलग अलग रंग होते हैं, वो सारे अलग अलग रंग हमारे खाने पीने में भी आने चाहिए। जैसे लाल रंग है, टमाटर है, सेब है, इसी तरीके से हरा है तो हरा रंग हमारी सब्जियों में होना चाहिए। या जैसे हमारे कलर में अगर ब्राउन हम मानते हैं तो जो मोटा अनाज है वो नॉर्मली ब्राउन कलर का होता है। तो अगर हम कोशिश करें कि अलग अलग फल के कलर, अलग अलग चीज़ों के कलर्स हमारे लाइफ में आए। सिर्फ नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप देखिए कि नॉर्थ इंडिया में आमतौर पे पालक पनीर या मटर पनीर हो गई, चना हो गया, राजमा हो गया, छोला हो गया, चावल और रोटी, मतलब इसी दायरे में काफ़ी लोग घूमते हैं। और जबकि सब्जियों बड़े शहरों में इतनी सब्जियां मिलती हैं तो अलग अलग सब्जियों को कोशिश करें कि अलग अलग दिन अलग अलग सब्जियां बनाएं, अलग अलग चीज़ें बनाएं। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि कुछ मेथड्स हैं जिससे कि आपको ज़्यादा पोषण मिलता है, जैसे सूप है या जैसे काढ़ा है। तो जितने भी हर्ब्स हैं, दालचीनी और जैसे मैंने अलग अलग आपको हर्ब्स बताएं, अगर उनको हम एक काढ़ा के रूप में पीते हैं तो हमारे डाइजेशन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो ये एक विधि थी पुराने ज़माने में कि आप सारे हर्ब्स को मिला के जब आप काढ़ा बनाते हैं और उसको पीते हैं तो वो चाय से एक बेटर माना जाता था। यानी कि इंस्टेड ऑफ टी कॉफ़ी ये काढ़े बहुत अच्छे माने जाते थे। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो हमारे खाने पीने में जैसे जिसको पौष्टिक रोटी कहा जाता है कि पालक की रोटी बना दी या सब्जी डाल के चीज़ें बनाई, तो ये जो थोड़ा सा वेरिएशन है रेसिपीज़ में, इससे बहुत वैरायटी हमारी डाइट में आती थी। तो अगर कोई गृहिणियाँ जैसे सुन रही हैं, मैं उनको एक बहुत सिंपल थंब रूल बताऊंगी कि हर एक दिन आप कोशिश करें कि अलग सब्जी हो, आपका अलग फ्रूट हो। कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड हो सकती हैं जैसे आंवला है या जैसे अदरक है या इस तरह की जो चीज़ें हैं। और जो आप तेल भी जो इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तेल है, क्योंकि तीनों अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मोनो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। यानी कुछ सब्जी घी में बनाएं, उसको बिल्कुल त्याग ना दें घी को। कुछ चीज़ें जो आपकी कच्ची घानी की ऑयल्स हैं उसमें बनाएं। तो और कुछ जो अफोर्ड कर सकते हैं वो एक मुट्ठी भर जैसे बादाम है या उसमें सीड्स हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, एक मुट्ठी भर वो सीड ज़रूर खाएं। तो उससे आपको वैरायटी भी मिलती है। अभी जैसे समझ आएंगे अभी आगे जाके, तो जैसे ककड़ी है, खीरा है, अभी विंटर्स में गाजर है, मूली है, बीटरूट है, तो सलाद खाने की आदत डालें। तो अगर आप कलर्स का थंब रूल रखते हैं और वैरायटी का थंब रूल रखते हैं तो अपने आप आपकी डाइट बैलेंस होती जाएगी। अब इसको लेकर मैं वरुण देशपांडे जी के पास चलना चाहता हूं सर। तो ये इसमें अब जो एक नया ट्रेंड ये मॉक मीट का आया, खास तौर से इस वजह से क्या आप समझते हैं, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारी चीजें वो गिल्ट वाला जो एक बात रही लोगों के दिमाग में, अगर वो हटेगी तो क्या इससे आप रिवॉल्यूशन भी आते हुए देखते हैं हिंदुस्तान में प्रोटीन इंटेक और ओवरऑल वेलबींग के संदर्भ में? Absolutely. I think this is a great question to integrate a lot of what we have been talking about in this conversation. Because if you look at the overall population, there is about 80%, about 80% की protein deficiency है in our general population. Now this is well known. We have been saying it for generations. And in fact, it comes along with other issues, जो कि हमने अभी बात ही की है इसके बारे में, anemia, etc., right? So a lot of this has to do with our existing diet diversity and our plate, what is on our plate in India. So most of our protein we currently get from cereals, जैसे कि rice, wheat, etc. और हम तो सब जानते हैं कि उनमें actually protein very कम है. Exactly, that's why we are protein deficient as a nation, right? So if we are able to get more meat in our diet, but which is guilt-free, right? Something which is made from plants but tastes like meat, which gives a much greater taste profile than the previous generation of mock meat, using food science, etc., this is going to increase the overall protein intake of the general population. Now, I think to the point you made earlier about cost, I think that is the principal challenge now, is to get use food science and increase the manufacturing to the extent that we can actually get it out to the vast majority of the population.
until now, most of the people who are consuming these next generation products are people like yourself and myself sitting in tier 1 cities who are able to pay a little bit more for it, right? So if we truly want to solve the problem of malnutrition and protein deficiency, getting it out to all levels of the socioeconomic pyramid, we have to utilize things like food science and manufacturing techniques and really invest in a new sunrise industry. तो ओवरऑल डॉक्टर बंसल, फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन के सिनेरियो में जो नए तरीके अडॉप्ट किए जा रहे हैं, इसमें सिनेरियो कितना प्रॉमिसिंग लग रहा है आपको आने वाले दिनों में? मुझे गिवन अ चांस टू इंडिया, सिनेरियो इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, यू नो, बिकॉज बहुत सी चीजों का हमें ध्यान देना पड़ता है जब हम अगर फूड प्रोडक्शन की बढ़ाने की बात करें, साथ साथ में फूड क्वालिटी की बढ़ाने की बात करें, कि इसमें सिर्फ हम लोग, बहुत से लोग उससे जुड़े हुए हैं, खास करके हमारे किसान भाई बहन लोग, जो कि अपनी राइट फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ देयर लैंड अप टू द क्वालिटी सीड्स दे ग्रो इन द फार्म, और फिर जो उनको जो प्रोड्यूस मिलती है उसकी उसके कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट. So here these new technologies are going to provide you one component, which is very important, and that is the seed. किसी भी चीज का प्रोड्यूस जब हमें मिलता है हमारे फार्मर्स के द्वारा इन खेतों से, उसमें जबकि वाटर है, लैंड है, लाइट है, रिसोर्सेज हैं, एग्रोकेमिकल्स हैं, बट सबसे बड़ा कंपोनेंट है सीड. तो जो ये नई टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं, वो सीड को इम्प्रूव करती हैं, उसको एम्पावर करती हैं, that it can give you best results, best quality of food, best quantity of food with less resources. So that's in fact, the need of the hour in a country like India, where we want today we are producing little more over than 300 million tons of our food. But we want to achieve a target, let's say, of 400 million tons to feed our, growing population, and even, export, to earn foreign exchange. We're already doing it. So therefore, it's important that these new technologies empower the farmers, and through the quality seed, which is very important, ingredient in our all integrated system, not only of food production, food security, but also nutritional security is very, very important. And particularly in a changing weather conditions, the climate change we're talking about it, these technology even become more important. And also, by the way, I must tell the audience and the viewers here that today scenario is different than what we had during 1960s during revolution time. उस टाइम क्वांटिटी की बात बहुत ज्यादा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा पानी दे दो, इरिगेशन दे दो, फर्टिलाइजर्स दे दो, प्रोड्यूस ज्यादा होना चाहिए. राइट. लेकिन आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. We have got these sustainable development goals of United Nations, which we need to achieve. All nations, those who are part of United Nations, actually speaking, are supposed to achieve those goals by 2030. तो जो भी हम कदम उठाते हैं for increasing our production, उसमें environmental footprint minimum होना चाहिए. With minimum water, minimum agrochemicals, minimum land. So therefore, these technologies are really speaking, even saving time. जो conventional breeding के द्वारा अगर हम 10 साल में कोई एक नई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, नई वैरायटी किसी भी क्रॉप की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये टेक्नोलॉजी जो आई है अभी, genome editing particularly is another technology over and above the GM technology, which allows you to produce the same quality, even better quality of seed in 2 to 4 years. So therefore these technologies have a very bright future. In fact, already tomato एक commercialize हो गया है, जापान ने already commercialize कर दिया है tomato, जिसमें GABA बोल के amino acid है, जिससे कि blood pressure control होता है, muscles relax होते हैं, means वो already commercialize हो चुका है market में. उसी तरह better oil seed quality का भी soybean हो चुका है already commercialized. तो इस technology का बहुत अच्छा future है. And I think only message I would like to give to all the consumers, to the farmers, and to our particularly to the government of India, that we must try to adopt these new technologies at the earliest with minimal scientific based regulation, which is really speaking the demand. Otherwise I would in fact feel bad to say that our country probably would be lagging behind, and the situation might not arise that we need to then have to import all these products again to our country to feed our population, or import the technology itself to really produce more. So I think this is a bright future, no doubt about these technologies. वरुण जी, अब आपके पास प्रोटीन डे, इस मौके पर मसलन मैं आपका दोस्त हूं अगर, और आपसे एक टिप लेना चाहता हूं,
तो आप क्या टिप मुझे देंगे जो मेरे लिए मेरे स्वास्थ्य के लिए आने वाले दिनों में उपयोगी हो? So not being a nutritionist myself or an expert on clinical nutrition like Dr. Sharma, I think I would have more of a friendly conversation rather than prescribe something. But I think based on the fact, Ji, ki our population is vastly protein deficient. All I would say is please be a bit more mindful of your diet. As we have been discussing, the current generation or future generations are anyways more mindful or curious about these questions. But I would say please be a bit more mindful about your diet and try to get more protein into your diet, whether it's in the form of whole foods that could be, more legumes as opposed to cereals. Try and, as Dr. Sharma was saying as well, try and eat more of the larger grains which do have a better nutritional profile, better protein content in them, or it's in the form of packaged foods like a plant-based meat or whatever it might be. Try to get more protein into your diet. It can be a game changer for your health, for your energy levels, for your overall well-being. That would be my one tip is protein is a game changer. ग्रेट ग्रेट। और मेरे लिए, मैं तो आपकी इस बात को गांठ बांध कर रखूँगा। और शिखा जी, आपके पास ये समझने के लिए कि अगर बहुत संक्षेप में मैं और हमारे दर्शक आपसे ये समझना चाहें कि कौन सा एक मंत्र है जिसको अगर वो साथ में लेकर चलें तो वो उनकी फिटनेस, उनका ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। जी, एक्चुअली अगर आप कहें तो मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगी। तो पहली चीज़ है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूट्रिशन के साथ साथ एक्टिविटी या प्राणायाम ज़रूर करें, बिकॉज गुड हेल्थ के सिर्फ 3 पहलू होते हैं। प्राणायाम यानी ब्रीदिंग, गुड न्यूट्रिशन एंड ऑफ कोर्स गुड एक्सरसाइज। तो ये 3 चीज़ें साथ चलेंगी तो आप ओवरऑल हेल्दी होंगे। बट जो आप सवाल मिस्टर देशपांडे से पूछ रहे थे उसका मैं एक आपको जवाब देना चाहती हूँ बहुत ही सिंपल में। अगर आप मंडे को अपनी डाइट में मूंगफली की चाट बनाएं, बॉइल्ड मूंगफली या भुनी हुई मूंगफली। ट्यूसडे को अगर आप राजमा की चाट, बॉइल्ड राजमा की चाट खाएं। वेडनेसडे को आप काले चने की चाट खाएं। थर्सडे को बेसन का चीला खाएं। फ्राइडे को मूंग दाल का ढोकला बनाएं। और सैटरडे को पनीर की कोई डिश बनाएं। और संडे को हरी मटर की चाट बनाएं। तो आपको वैरायटी भी मिलेगी प्रोटीन की और स्वाद भी मिलेगा। क्या बात है। और ये बड़ा डिलीशियस आपने फॉर्मूला दिया। आज वेंसडे है तो काला चना याद रखूंगा मैं। तो मंदिरा, प्रोटीन डे मनाया जा रहा है, इस मौके पर आपका कोई संदेश? देखिए, अगर आप एक्सरसाइज करें या ना करें, आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। इट इज़ वन ऑफ द फूड ग्रुप्स वी नीड टू कंज्यूम एटलीस्ट 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अ डे। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो शायद थोड़ा ज़्यादा। तो मैं बस इतना कहूँगी कि आज के दिन और रेस्ट ऑफ द ईयर आप देखिए आपकी प्रोटीन की ज़रूरत क्या है, आप प्रोटीन कंज्यूम कीजिए। और अब इतने खूबसूरत अलग अलग सोर्सेज हैं प्रोटीन के, एक्सप्लोर देम बिकॉज आई थिंक वी हैव अ लॉट मोर नाउ टू चूज़ फ्रॉम। और बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं जो वेजिटेरियन हैं पर फिर भी प्रोटीन कंज्यूम करना चाहते हैं। और अब now, thanks to food futurism and food science, there are so many different sources of protein to choose from. So it's a good time that we're living in. We have lots of great proteins to choose from, and on this day, let's explore them and let's get stronger. So is there any message that you would like to send across on this protein day to people at large? So my mom used to always say that breakfast is the most important meal of the day. I would just like to tell you that protein is one of the most important nutrients that you could put into your body because it really helps you repair your tissues. I do understand that not all of us are having enough of protein, but I think in today's day and age where we actually are living through a pandemic, it's very important to see what you actually are eating. And I think if we can just invest in the science of food, I think all of us will be able to find a way to eat food that is nutritious, who will eat food, and we can eat food that is wholesome, and we can eat food actually that will heal us. What I think we need is for us to widen our minds and be open to the concept of science, food, and how it can actually help us. And so today on Protein Day, I would say yes, food futurism is the way to go, in the way that you are comfortable with.
बहुत धन्यवाद, लेकिन आप सबका ओवरऑल पर्सपेक्टिव देने के लिए बहुत धन्यवाद करूंगा। और आज इस शो में हम सब ने समझा कि क्या है फूड फ्यूचरिज्म, भविष्य का भोजन, और इससे हम बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए फूड सिक्योरिटी की समस्या को कैसे हल कर सकते हैं और कैसे हम अपनी थाली प्रोटीन रिच बना सकते हैं। उम्मीद है फूड साइंस, फूड सिक्योरिटी और फूड फ्यूचरिज्म पर आप सबकी समझ, हमारी समझ और बेहतर हुई होगी। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना और भावना के साथ आज्ञा।